हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फिजिक्स का नया लेक्चर शुरू होता है अपवर्तनांक के संबंध में। कल हमने आपको कराया अपवर्तनांक किसे कहते हैं, परावर्त अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन की परिभाषा और उत्क्रमणीयता का नियम पढ़ाया हमने और अपवर्तन के नियम पढ़ाए। दो नियम थे अपवर्तन के। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ डिस्कस करते हैं कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अगर एक दो माध्यम है हमारे पास में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो, माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ये हमारी v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ये हमारी v2 है। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1n2 बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो है v1 और दूसरे माध्यम में v2, तो अपवर्तनांक 1n2 बराबर हो जाता है हमारा v1/v2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1n2 बराबर v1/v2। अगर हमारा पहला माध्यम वायु हो तो वायु में प्रकाश की चाल c होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू c के बराबर होती है। ठीक है, तो पहले माध्यम प्रकाश चाल c हो गई, तो पहले माध्यम वायु हो गया, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा c/v। यानी कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v हो और पहला माध्यम हमारा वायु हो तो n बराबर क्या होता है c/v। ये होता है प्रकाश की चाल और उसमें संबंध होता है। ठीक है, n = c/v, ये अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध है। तो हमें अगर चाल दे रखी हो दोनों माध्यम में और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन निकालना हो तो पहले माध्यम प्रकाश चाल बटे दूसरे में, और अगर हमारा एक वायु हो जाए माध्यम तो n बराबर ये हमारा c/v के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है और पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? अब अगर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जा रही है, अब देखिए कांच की एक स्लेब है, ये हमारे पास में कांच का स्लेब है। ठीक है, यहां प्रकाश की ये किरण इस पर आपतित है। ठीक है, PQ प्रकाश की किरण ये PQ इस पर आपतित है। ठीक है, PQ आपतित है, ये इस पर अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया इसमें। ठीक है, ये अभिलंब मैंने मान लिया N1 और N1 डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा आपतन कोण I होगा। यहां से फिर ये अपवर्तित होगी, माध्यम में जाएगी, चूंकि ये निर्वायु से माध्यम में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि इसका मार्ग तो होना चाहिए था ये, लेकिन यहां ये इस मार्ग से ना जाकर ये जाएगी इस मार्ग से जाती है अपवर्तन के कारण। ये हो गया इसका अपवर्तन कोण R हो गया। ओके, ये होगी हमारी अपवर्तित किरण। अब निर्गत किरण फिर माध्यम से वायु में जा रही है। ठीक है, पहले वायु से माध्यम में और फिर माध्यम के बाद फिर वायु में जा रही है, तो अब माध्यम से वायु में जाएगी तो फिर दूर हटेगी, तो ये किरण जो है यहां से गुजरने के बाद में ये आपतित किरण के समांतर जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा अभिलंब, इस पर हमने डाल दिया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया हमारा, सॉरी ये अभिलंब हो गया N2 डैश, N1 डैश, ये हो गया हमारा N1 डैश हो गया। ठीक है, अब ये वाली किरण जो हमारी ये आपतित किरण थी और ये हमारी निर्गत किरण है, तो आपतित किरण से निर्गत किरण विस्थापित हो गई, तो ये विस्थापन जो है इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये वाला विस्थापन जो है यानी कि निर्गत किरण आपतित किरण से कितना विस्थापित हो जाती है, ये किरण मार्ग ये था इसका, ठीक है, आपतित किरण का, और निर्गत किरण का मार्ग ये है, तो ये इससे ये वाली किरण जो निकली निर्गत हुई ये इससे इतना विस्थापित हो जाती है, इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये हो गया हमारा S, ये हो गई हमारी D। ठीक है, P, ये हो गया Q, ये हो गई R और ये हो गई S, RS हमारी निर्गत किरण हो गई। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब यहां हमें निकालना है इस D का मान। ये वाला एंगल कितना होगा?
ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा, और आई में से आप जब आर को घटाएंगे तो ये वाला एंगल हमारा बचेगा आई माइनस आर, आई माइनस आर, ये कोण हो जाएगा हमारा आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें दो त्रिभुज लेने हैं क्योंकि हमें डी का मान निकालना है। एक त्रिभुज हम ये वाला कंसीडर कर लेंगे और एक त्रिभुज हम ये वाला कंसीडर कर लेंगे। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसी से हम पार्श्विक विस्थापन को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में मेंशन करेंगे। माना एक कांच का गुटका है जिस पर आपतित किरण PQ है और PQ आपतन कोण I बनाती है। ये N1 N' इस पर ये हमारा अभिलंब हो गया। फिर निर्गत किरण ये QR दिशा में जाती है इसके अंदर और ये हमारा अपवर्तन कोण R हो जाता है। फिर जो हमारी किरण निकलती है इसके बाद से बाहर निकलती है स्लेब से, फिर वो पहली किरण के समांतर हो जाती है, RS दिशा में जाती है और ये इससे विस्थापित कितना होती है, ये D विस्थापित होती है, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज Q N' R में, त्रिभुज Q N' R में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज Q N' R में। अब समकोण त्रिभुज में ये वाली और ये वाली भुजा लेंगे हम, तो ये वाली हमारे इसके लिए आधार हो गया और ये इसके लिए कर्ण हो गया। तो कोस R बराबर हो जाएगा Q N' अपॉन QR, Q N' अपॉन QR। ठीक है, अब Q N' क्या है, ये है स्लेब की मोटाई, स्लेब की मोटाई T। Q N' क्या हमारा, स्लेब की मोटाई, यानी कि स्लेब की मोटाई हो गई। ओके, ये होगी हमारी T के बराबर। तो यहां हम रख देंगे कोस R इज इक्वल टू T अपॉन QR। ये समीकरण नंबर हमारा 1 आ गया। ओके, अब दूसरा त्रिभुज ये लेंगे हम, समकोण त्रिभुज QSR, समकोण त्रिभुज QSR में। ठीक है, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, लंब और कर्ण, क्योंकि 90 के सामने भुजा है तो इसलिए कोस I साइन I माइनस R, साइन I माइनस R इज इक्वल टू साइन I माइनस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब RS बटे QR के बराबर। ओके, अब यहां RS की वैल्यू किसके बराबर है, D के, तो हो जाएगा साइन I माइनस R इज इक्वल टू D अपॉन QR। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको इससे भाग दे दे, 2 को 1 से भाग कर दे। समीकरण नंबर 2 को 1 से भाग करने पर करो भाग से, तो भाग करेंगे तो ऊपर क्या आएगा हमारा, साइन I माइनस R बटे कोस R इज इक्वल टू ऊपर क्या होगा, D अपॉन QR बटे T अपॉन QR। QR से QR भाग हो गया। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें तो मान D का निकालना है, तो यहां T की गुणा इधर हो जाएगी, तो D बराबर हो जाएगा T इंटू साइन I माइनस R अपॉन कोस R। ये हमारा D का मान हो गया। तो ये पार्श्विक विस्थापन हम निकाल सकते हैं। अगर हमें I और एंगल R का मालूम है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा D बराबर स्लेब की मोटाई T है, तो D बराबर हो जाएगा T साइन I माइनस R अपॉन कोस R। अब अगर ये एंगल बहुत छोटे हो I और R, ठीक है, तो ये एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन I माइनस R साइन I माइनस R हो जाएगा और कोस R का मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा D बराबर T इंटू I माइनस R। यदि एंगल बहुत छोटे, यदि I तथा R बहुत छोटे हैं तो हो जाएगा कोस R बराबर हो जाएगा 1 और साइन I माइनस R बराबर हो जाएगा I माइनस R। तो हो जाएगा D बराबर हो जाएगा T इंटू I माइनस R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां अपवर्तनांक के रूप में लिख सकते हैं आप इसको, यानी कि साइन n बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R होता है, तो यहां हम n का मान वैल्यू रख के इसको अपवर्तनांक में भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये था हमारा पार्श्विक विस्थापन निकालने के बाद। अब तीसरी चीज आती है कि अगर हम आभासी ऊंचाई किसको कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर या किसी द्रव के अंदर देखते हैं तो वो हमें वहां से
अलग दिखाई देती है, उसकी स्थिति जो होती है अलग हो जाती है, यानी कि वो अपनी स्थिति से हट जाती है। ये इसकी क्या कहते हैं, पार्श्विक उसकी आभासी ऊंचाई कहलाती है। सपोज करो एक ये हम जल लें, ये हमारे पास जल है, जल के अंदर एक बिंदु O पर कोई वस्तु है, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरण चली, ये यहां से इसका अपवर्तन होगा, ये अभिलंब हो गया, तो यहां से प्रकाश की किरण, क्योंकि ये माध्यम से वायु में जा रही है और माध्यम से जब वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो इसका मार्ग होना चाहिए था ये, लेकिन इसका मार्ग हो जाएगा ये, मार्ग इसका ये हो जाएगा। ओके, अब यहां इसकी लंबाई ये हो गया, ये इस पर हमने, ये इसकी गहराई है h, वास्तविक गहराई से h, यानी कि वास्तविक गहराई जो है वो h गहराई में है, ठीक है। तो यह h गहराई में है, तो यहां पर हम h गहराई में, इसके बाद में जब ये प्रकाश किरण यहां से चली तो यहां से विस्थापित हो गई। अब अगर इसको पीछे बढ़ाए तो पीछे बढ़ाने पर ये इस बिंदु पर मिलती है, तो हमें ये वस्तु वो कहां पर दिखाई देगी, ये हमें O डैश पर दिखाई देगी। यहां से सपोज करो इसकी आभासी गहराई, ये आभासी गहराई हो जाएगी, यहां से ये हमारी HR है, कितनी, ये वाली जो है हमारी ये HR, सॉरी ये H रियल हो गई और ये HA हो गई आभासी गहराई, ठीक है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई के बराबर होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक हम लिखते हैं वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है। क्योंकि हमें वो वस्तु जो है वहां पर ना दिखाई देकर उससे ऊपर दिखाई देती है, तो माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या फार्मूला जाता है, अपवर्तनांक बराबर होता है L इक्वल टू वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, बटे आभासी गहराई। तो n बराबर हो जाता है हमारा HR बटे HA, ये अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है। लेकिन क्यों हट जाती है ये हमने आपको बताया, क्योंकि अपवर्तनांक के कारण ये किरण हमें यहां से के बजाय यहां से आती दिखाई देती है, तो ये बिंदु हमें ऊपर दिखाई देता है, इसलिए अपने से हट जाता है, तो इसकी आभासी गहराई घट जाती है। जैसे आप तालाब के अंदर देखें, अब पानी के अंदर देखते हैं आपको मच्छियां दिखाई देती है, सपोज करो मच्छी पकड़ना चाहते हैं, ये हमारा तालाब है, तालाब के अंदर कोई मच्छी, ये मच्छी यहां पर ये ऐसे चल रही, घूम रही है मच्छी, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, मच्छी यहां पर है। जब आप यहां से देखेंगे तो मच्छी यहां पर है, तो आपको किरण यहां से चली, ये जाएगी, तो किरण आपको यहां से दिखाई देगी, और आप इसको पकड़ने के लिए कहां पर हाथ डालेंगे, यहां पर डालेंगे, तो यहां हाथ आएगी नहीं, तो ये कहां पर है, स्थिति वो है, तो वो जो है अपनी रियल स्थिति में नहीं दिखाई देती, बल्कि जहां वो नहीं वहां पर हमें दिखाई देती है, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम आभासी परिवर्तन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप रात में देखते हैं आसमान में, तो आसमान में आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो तारे टिमटिमाते नहीं है कि अगर आप ये सोचेंगे तारे टिमटिमाते, लेकिन वो दिखाई देते टिमटिमाते। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका कारण है माध्यम, जब ऊपर से प्रकाश की किरण आती है, मान लीजिए ये हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में विभिन्न परतों से प्रकाश गुजरता है। जब ये प्रकाश की किरण इस सपोज करो इस वाले तारे से आ रही है, तो तारे से आने के बाद में ये किरण यहां से आपको यहां पहुंचेगी, यहां पर आप खड़े हुए तो आपको यहां पर दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक लगातार चेंज होता रहता है। जब माध्यम का अपवर्तनांक चेंज होगा तो ये किरण जो है यहां से हटेगी, फिर यहां आ जाएगी, फिर हटेगी, फिर यहां आ जाएगी, क्योंकि अपवर्तनांक पर जैसे अपवर्तनांक सेम होगा, फिर यहां आ जाएगी, फिर बढ़ेगा घटेगा, फिर वो विक्षेपित हो जाएगी। तो ये किरण जो है ये आपको जो दिखाई देती है विक्षेपित होती रहती है। इस विक्षेपित होने के कारण जो है ये आपको एक स्पष्ट वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब आप देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी कि सूर्य छिपने के बाद भी आपको सूर्य दिखाई देता है, सूरज छिप जाता है लेकिन उसके बाद भी सूर्य आपको दिखाई देता है। ये देखिए, ये हमारा क्षैतिज है, ये क्षैतिज है हमारा, ठीक है। आप यहां पर खड़े हुए उसको देखते हैं यहां से, अब सूरज हमारा यहां पर आ गया, यहां आने के बाद में आपको सूरज यहां पर दिखाई देता, ऊपर दिखाई देगा, क्यों, छिपने के बाद में। इसका कारण क्या है, प्रकाश की किरण ये चली, यहां से चलने के बाद में यह अपवर्तित होगी,
और अपवर्तित होने के बाद में ये आपको पहुंचेगी तो ये आपको किरण यहां से लाकर यहां से दिखाई देगी, यानी कि ये इमेज इधर के बजाय इधर आपको ऊपर दिखाई देगी। तो यहां सूरज छिपने के बाद भी ये सूरज आपको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना पानी से भरे तालाब में। इसी तरह अगर हम जल के अंदर, पानी के अंदर कोई पेंसिल खड़ी कर दे, देख लेना, इसको खुद भी आप देख सकते हैं, अभी इसको फॉर्म करके भी देख सकते हैं। एक गिलास लीजिए, गिलास के अंदर पेंसिल डालिए, पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? जब आप गिलास के अंदर पेंसिल डालते हैं, सपोज करो ये पेंसिल आपने डाली गिलास के अंदर, ये वास्तविक है, तो ये पेंसिल जो है आपको यहां पर तिरछी दिखाई देती है ऐसे। इसका कारण भी क्या है? अपवर्तनांक है, क्योंकि यहां से जो प्रकाश की किरण चलेगी, प्रकाश की किरण माध्यम से उसमें जाएगी तो ये अपने उससे हट जाती है, अपने उससे हट जाती है। मान इसको देखेंगे, सपोज करो ये किरण, ये है हमारी पेंसिल है, तो यहां से जो किरण चलेगी वो माध्यम से दूर हट जाएगी और पेंसिल जो है हमें यहां से टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि जो किरण है वो किरण चलने वाली वो माध्यम से उसमें जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाती है, उसका मार्ग हट जाता है, इसलिए हमें पेंसिल वो टेढ़ी दिखाई देती है। ये थे इसके एग्जाम्पल अपवर्तन के। दूसरी चीज हम बात करते हैं क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल क्रांति कोण, देखिए दो माध्यम लिए हमने, एक माध्यम सघन है, ये माध्यम हमारा सघन है और ये माध्यम हमारा विरल है। कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, ये मान लीजिए सघन है, सघन से, और ये प्रकाश की किरण विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब अगर हम इसको आपतन कोण को, ये हमारा आपतन कोण हो गया, आपतन कोण को बढ़ाएं, बढ़ाने पर यहां से अपवर्तन कोण बढ़ जाएगा और बढ़ा देंगे अपवर्तन और बढ़ जाएगा। तो अगर ये हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण कितना 90 डिग्री हो जाता है, तो इसके लिए जो हमारा आपतन कोण होगा उस कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं, यानी कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया, ये कितना 90 डिग्री, तो ये आपतन कोण जो है हमारा क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्रांति कोण। दूसरा, अब ये पहला माध्यम हमारा ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का पूर्णांक 2n1 बराबर साइन, अब i बटे साइन r होता है, तो i का मान हो गया c और r का मान हो गया 90 डिग्री, तो हो जाएगा साइन c अपॉन साइन 90। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2n1 बराबर हो जाएगा साइन c। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आपने पढ़ा उत्क्रमण में कि 1n2 बराबर होता है 1 अपॉन 2n1 होता है, तो इसका मान रख देंगे, तो 1n2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन c, या 1n2 बराबर कोसेक c के बराबर होता है। तो ये दो फार्मूले हो गए, 1n2 बराबर कोसेक c और 2n1 बराबर साइन c। ठीक है, इस तरह हम ये उसके क्रांति कोण में संबंध होता है, क्रांति कोण में और अपवर्तनांक में संबंध होता है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे इस पर भी इसमें एग्जाम में। दूसरी चीज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब अगर हम आपतन कोण को बढ़ा दें, या आपतन कोण हमने बढ़ा दिया, तो प्रकाश की किरण, इसका अपवर्तन बढ़ेगा, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण का वापस उसी माध्यम में लौटना। तो जब यदि हम क्रांति कोण यानी कि आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से अधिक हो, तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जब से आविष्कार हुआ, जबकि उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ, तब से सूचना क्षेत्र में क्रांति आ गई। यानी कि जो आप देखते हैं रोड पर केबल बिछाए जाते हैं, पहले तांबे के तार के केबल होते थे सिग्नल्स भेजने के लिए, लेकिन अब फाइबर केबल बिछाए जाते हैं, प्रकाशिक तंतु। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रकाशिक तंतु के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।